बच्चों को अलाउ कर दो, वो अनम्यूट कर सके। हैं? चैप्टर 3। मैंने कहा बच्चों को ना अनम्यूट करने का अलाउ कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वेटिंग के तमाम लोग आ जाएं और आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कैमरा भी ऑन कर दें जी मेरा प्लीज, ताकि उनको एहसास हो कि मैं बैठा हुआ हूँ। कोई मसला नहीं, काफ़ी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ चैप्टर ओपन कर दें। बेटा टाइम ना अपना वेस्ट किया करें, कोशिश किया करें कि आप जल्द से जल्द आ जाया करें, तो कि हम यहाँ पर 5-10 मिनट सिर्फ इसी बात में ज़ाया कर देते हैं कि हमारी अभी तादाद पूरी नहीं हुई होती, तो फिर उससे प्रॉब्लम आती है। 1 मिनट के लिए ज़रा मेरी वॉइस बंद कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज दी ओवरहेड्स। और ये जो थर्ड हमारा चैप्टर ओवरहेड्स का है, ये हम लोगों ने अभी तक जो अपने पहले 2 चैप्टर्स आपने पढ़े, वो आपके चैप्टर्स मटेरियल के चैप्टर थे। तो हम लोगों ने जो बात अपनी पढ़ी थी टेक्निकली तौर के ऊपर, उसको चाहिए था कि वो पहले चैप्टर नंबर 3 कराता, लेकिन एनी हाउ चूंकि उसने हमें चैप्टर नंबर हमें पहले लेबर कराता,
तो हम अपनी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब अपने बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर हमारे पास हमारे तीन कंपोनेंट्स आते थे। एक कंपोनेंट था हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का, एक था डायरेक्ट लेबर का, और एक था हमारे पास एफओएच का। और हमें पता है कि एफओएच के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर और सप्लाईज का। नाउ ये चीज में हम मटेरियल को, जितने उसके पहले दो चैप्टर थे, हमने बेसिकली तौर के ऊपर समझा, और सिर्फ मटेरियल को ही नहीं समझा बल्कि हमने उसकी मैनेजमेंट के एरिया को भी समझा। एक्चुअली लेबर का चैप्टर उसको पहले देना चाहिए था, लेकिन उसने लेबर का चैप्टर जो है उसको चैप्टर नंबर 4 बनाया है, तो इसलिए। लेकिन मैंने चैप्टर देखा था फैक्ट्री ओवरहेड का, हमें कोई लेबर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो उसने एरियाज डिस्कस किए हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में नहीं कर सकते। अब हम किसको पढ़ेंगे? एफओएच को। और मैं आपके साथ एफओएच से रिलेटेड जो ये चैप्टर है इसकी बहुत सारी बातें पहले डिस्कस कर चुका हूं, जिस वक्त मैंने आपके साथ प्री डिटर्मिन्ड रेट निकालने की बात कही थी, लेकिन वो आप यूं समझ लें कि वो बातें हम पहले पढ़ी थी। अब हम उन बातों को दोबारा से एक दफा रिपीट भी कर देंगे, और अगर किसी का वो एरिया पे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मिस हो गया होगा तो वो बड़े आराम से उस एरिया को दोबारा कर सकेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं। हमने, अगर आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं हमें पता है, हमारे प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कौन से होते हैं हमें पता है, हमें एलोकेशन कैसे करनी है ये एक थोड़ी सी नई चीज है। ये अंडर अब्जॉर्ब्ड और ओवर अब्जॉर्ब्ड हमने पहले कर लिया है, हम पढ़ के आए हैं पीछे। तो इस चैप्टर का बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो बेटा आप लोग पहले ही या उसकी नॉलेज रखते हैं, या हम उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर हम डिस्कशन करके आ चुके हैं। नाउ ओवरहेड क्या होता है, मैं ग्लांस के बजाय चैप्टर के ऊपर जाना चाहूंगा। तो हमारे पास हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करता है। वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसी भी लिहाज से देखे जाएं तो उनकी दो किस्में होती हैं। कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और आप, हम तो ये बात पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं। ये दोनों एक्सपेंसेस क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वो डायरेक्ट मटेरियल भी है, वो डायरेक्ट लेबर भी है। लेकिन जो एफओएच है उसके अंदर आप देखें तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मौजूद हैं, और वो यही बताना चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर दो किस्म के अखराजात होते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और एक हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इनकी जो पहचान बताई थी वो ये था, अगर मैं अभी अपने अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर बना रहा हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई फर्नीचर के ऊपर कितनी यूवी शीट लगेगी, कितनी लेमिनेशन शीट लगेगी, कितने उसके ऊपर हिंजेस लगेंगे। तो मुझे कहता है कि सर ये जो चेस्टर बनना है इसके ऊपर 40,000 का मटेरियल लगेगा, सर ये जो अलमारी लगनी बनानी है सर इसके लिए 62,000 का मटेरियल लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है। और फिर मैं हैरान हूं कि कारपेंटर भी इतना समझदार आदमी है। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि लेबर, तो उसने कहा सर चेस्टर के लिए मैं 12,000 रुपए की लेबर लूंगा, और सर फलां चीजों के लिए मैं आपसे 25,000 की लेबर लूंगा। और फिर उसने ना एक आखिर में फिगर डाली हुई थी 15% की। और मैं कहा ये 15% क्या है? कहता सर ये हमारे वो खर्चे हैं जो कि हम लिखते नहीं है लेकिन होते हैं। मैं बिल्कुल काका बन गया आपकी तरह कि भाई वो कौन से खर्चे होते हैं। उसने कहा सर जी कील लगने हैं, ग्लू लगना है, जहां पर हमने वर्कशॉप काम करना है सर जी ਉਹਦਾ बिल नहीं आना, सर मेरा उत्थे सुपरवाइजर है ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ सैलरी ਪੈਂਦੀ है सर, वो सुपरवाइजर के पैसे नहीं देने, ये तो डायरेक्ट लेबर के लोगों के पैसे हैं। और सर वहां पर जहां मैं मौजूद हूं, मैं जगह किराए की है जहां पे आपको मैंने सारा सामान बनाना है। क्या सर हमने एक मोटा सा अपना हिसाब लगाया हुआ है, हमें तकरीबन जो खर्चे हैं वो 15% खर्चे पड़ जाते हैं। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा इस खर्चे में 15% में तुम्हारा 10% खर्चा होगा और 5% का नफा है। तो उसने भी आगे से ईमानदारी से जवाब दिया कि सर जी ऐसा नहीं है, 5% खर्चा है, 10% हमारा नफा है। ठीक है जी। हेलो वाइफ साहब।
सॉरी जी। सो मैं वो बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि सर इतने का मटेरियल लगेगा, एक एक चीज का उसने मटेरियल की डिटेल बता दी, सर इतने की लेबर लगेगी, और सर ये मेरे अदर खर्चे हैं। तो बेटा यही बात जो एक आम कारपेंटर जानता है, यही बात हर शख्स जानता है। एक, अगर हम किसी भी शख्स की बात करेंगे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात करेंगे, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और मैंने आपको बता दिया लेबर और रॉ मटेरियल, ये दो आपके ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। मैं बारहा बता चुका हूं, वो फैक्ट्री का रेंट है, वो डेप्रिसिएशन है, वो बिजली का बिल है, जो उसके टूल्स की टूटपज होनी है वो सारी है, और बहुत सारा कोई उसने अगर मटेरियल के साथ और कोई बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल्स लगते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं, ये तमाम चीजें लग के आनी है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। तो ये बात हम लोग पहले भी सीख चुके हुए हैं। हाँ, यहां पर हमारे लिए दो तीन और भी वर्ड्स आए। हम जब अपनी प्राइम कॉस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी, तो बेटा प्राइम कॉस्ट में मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कि मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करे। तो मटेरियल के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट। तो अगर हम लेबर को यानी कि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को ऐड कर दे तो कन्वर्जन कॉस्ट है, और मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी डेफिनेशन में जाऊं तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, ये मटेरियल और लेबर मेरी क्या होता है, ये मेरी प्राइम कॉस्ट होती है। और एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, तो ये डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये मेरी क्या कॉस्ट बन जाती है, ये मेरी कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। ले जनाब, नोट कर लें, मैंने आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आज करवा दिया है। ये पेपर में हर दफा पूछा जाता है कि प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं और मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं। अब जनाब, हमारे पास आ गया बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे लोगों का एक मुख्तलिफ तरीकाकार है पढ़ाने का। मैं समझता ये हूं कि कॉस्ट बिहेवियर जिस तरह मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, वो एक इतनी अच्छी चीज बता गया, मैं हमेशा मशकूर रहूंगा कि कॉस्ट बिहेवियर को मैंने अगर समझना हो तो मैं किस तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूं। कॉस्ट बिहेवियर के मुताबिक बेटा हमारे पास पहले अपने सिर्फ नॉलेज को अटेन करने के लिए हमारे पास दो किस्म की मैं कॉस्टों की बात करूंगा। अभी हम किसकी बात करेंगे, हम कहेंगे एक कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक तीसरी किस्म भी आपके पास किताब में आएगी जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पुत्र ये कोई टाइप नहीं है, बेसिकली सेमी वेरिएबल कोई टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं है। टाइप ऑफ कॉस्ट दो ही हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दर हकीकत क्या है कि हमने जब कभी फिक्स्ड और वेरिएबल को दोनों को मिला दें, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रला दें, रल जाएं, मिक्स हो जाएं, तो वो सेमी वेरिएबल बन जाती हैं। और हमारे लिए ये तरीकाकार सीखना हमारे लिए जरूरी होगा कि इनको फिर हम कैसे सेपरेट करें, यानी कि फिक्स को सेपरेट करना पड़ता है और वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। तो दर हकीकत टाइप ऑफ कॉस्ट दो ही बनती हैं जब हम इनको इस सिनेरियो से देखते हैं। एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दर हकीकत फिक्स्ड और वेरिएबल जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो सेमी वेरिएबल बन जाती हैं, जिसमें हम एक टेक्निक सीखेंगे और बड़ी मशहूर टेक्निक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। जिस टेक्निक से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करते हैं उसमें एक बड़ा मशहूर मेथड है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए, हाई एंड लो पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करते हैं। एक और भी मेथड है, रिग्रेशन मेथड भी अवेलेबल है, लेकिन ये दो मेथड में से जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमने जिस मेथड को बहुत प्रैक्टिस करना है वो है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। इस मेथड से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब जरा हम देखते हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। कॉस्ट का बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के लिए आपने क्या करना है, हम यहां पर लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। आप अगर ये टेबल याद रखेंगे तो सारी जिंदगी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैं लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट और एक मैं लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। बेटा जी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, मैं इसका कॉस्ट का बिहेवियर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का
कॉस्ट बिहेवियर क्या है, हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चार्ट में जब मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की, तो मैं यहां पर फिगर लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट और एक लिख रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट। ये टेबल याद रखना है आपने। ले जनाब, हम इससे सीखेंगे। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्टें हैं, और हम टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट की बात करके चलते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल, अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़े या प्रोडक्शन लेवल कम हो, हम किससे इसको एनालाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़े या प्रोडक्शन लेवल कम हो। प्रोडक्शन लेवल बढ़े या प्रोडक्शन लेवल कम हो का मतलब क्या है, मैं इसकी यूं एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे 3 टेबल बनाने हैं और मैं उसे कंपेयर करूं 5 टेबलों से, तो इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, 3 के बजाय 5 टेबल बन गए। या मुझे 3 टेबल बनाने हैं और अब मैं कहूं कि इसे मैं कंपेयर करूं 2 टेबल बनाने से, तो अब प्रोडक्शन लेवल कम हो गया। ऐसी कॉस्ट कि जिसमें प्रोडक्शन लेवल बढ़े या प्रोडक्शन लेवल कम हो, तो वो कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट मतलब 3 यूनिट्स की भी और 5 की भी, मतलब मैं जब कहता हूं बढ़े तो मैं कहता हूं वो 5 हो गए, कम हुए तो मैं कहता हूं 3 हो गए। यानी कि अगर वो 5 टेबल हो या वो 3 टेबल हो, ऐसी कॉस्ट जो एज अ टोटल प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने से चेंज ना हो बल्कि सेम रहे, और जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या प्रोडक्शन लेवल के कम होने से चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या प्रोडक्शन लेवल के कम होने से वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो बेटा जो मैंने ये टेबल पे जो बोर्ड पे आपके लिए बनाया, इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर हमें यह बताता है कि प्रोडक्शन लेवल के तब्दील होने से या प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से वो कॉस्ट जो कि हमेशा सेम रहे, उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, जिसकी सेम रहे उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और जिसकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं वो फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट की टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होती जबकि पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाती है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हम कहते हैं हम कुछ दोस्त हैं और हम कुछ दोस्तों ने क्या किया, हमने कहा कि हम एक कढ़ाई गोश्त मंगाने लगे हैं, हम एक कढ़ाई गोश्त मंगाने लगे हैं और उसे कहा कि उस कढ़ाई गोश्त के साथ 20 रोटियां ले आना। अब वो जो कढ़ाई गोश्त आया और 20 रोटियां आई, वो हम 3 लोगों ने खानी थी, और मैंने कहा कि उसका हमारा खर्चा जो था, जो हम लोगों ने हम 4 लोगों ने खानी थी, तो हमारा जो बिल बन रहा था, जो कि हमने कढ़ाई गोश्त और साथ अपनी रोटियां मंगाई थी 20, हम 4 लोगों ने कहा था कि हम आपस में मिलकर पूल कर लेंगे, तो हमारा बिल बना 2000 रुपया। अब अगर हमारा बिल 2000 रुपया बना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा बिल 2000 रुपया बना, तो मैं यहां पर फिक्स कॉस्ट में जा रहा हूं, तो हमारा टोटल बिल कितना बना, 2000 रुपया। अब चूंकि हम 4 दोस्त थे, तो हम 4 दोस्तों को कितना कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर बंदे को 500 रुपया पर पर्सन देना पड़ेगा। ऐसे ही है जी। तो अब चूंकि हमने कढ़ाई गोश्त मंगवाया था, कढ़ाई गोश्त हमारा मौजूद था, हमने साथ 20 रोटियां मंगवाई थी, 200 दो, चूंकि टोटल बिल हमारा उनके साथ उस एक कढ़ाई गोश्त का और एक 20 रोटियों का 2000 था, तो हमारा टोटल कॉस्ट 2000 थी और पर पर्सन 500 थे। अब क्या हुआ, एक शख्स आ गया, वो हमारा एक और दोस्त था, और वो जो शख्स पहुंचा, फयाज मैं क्लास में हूं, कॉल करता हूं। हाँ जी, कॉल आ गई थी, मैं क्लास में हूं, मैं क्लास निकल, वो दोस्त था, मसला यार, वो जो हमारा दोस्त था, एक शख्स हमारा दोस्त और आ गया, और अब हम 4 के बजाय 5 हो गए। 4 के बजाय कितने हो गए, 5 हो गए। अब जब हम 4 के बजाय 5 दोस्त हो गए, तो हमने कहा गल सुन, कढ़ाई गोश्त मंगाया हुआ है, रोटियां भी मंगाई हुई हैं, अगर तू साडे नाल बुरकी लानी है तो पैसे देने पैने हैं नाल इक्वल। उन्हें कहा जनाब मैनू भी विच पा लो, हमने उसको भी डाल लिया।
अब हमें तो पैसे 2000 ही देने पड़ने हैं ना, 20 रोटियों के और कढ़ाई गोश्त के। तो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन 4 दोस्तों से बढ़ के 5 हो गया। अब जब 4 दोस्तों से बढ़ के वो 5 हो गया, तो जो मुझे बिल आया वो तो बिल 2000 ही आया। और आपने देखा कि 4 के ऊपर भी 2000 आया और 5 पे भी 2000 आया। और जब हम तकसीम करने लगे तो अब क्या मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे? निमरा, शेखो, अब क्या मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे पर पर्सन? अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, निमरा। सर। अब कितने देने पड़ेंगे? आ गया वक्त। हेलो, सोई हुई हो बेटा? नहीं जाग रही। जी, हम जब 4 दोस्त थे तो हर बंदे को 500-500 रुपए आया था 2000 के लिए। आप लोग तो एक पेप्सी लेकर इस तरह पीते रहते हैं, 4 दोस्तों ने पी लिया, 5 पी रहे हैं। अगर 5 लोग हो जाएंगे तो फिर हमें हर बंदे को कितने पैसे आएंगे 2000 के लिए? 500 से 5 लोगों में डिवाइड कर। हाँ तो करो ना, कितने आएंगे? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 2000 को तुमने 5 पे तकसीम करना है, तुम्हें कैलकुलेटर चाहिए? पांच दा पाड़ा पड़, 5 वन जा अच्छा 5, 5 वन जा 5 पढ़ो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा अच्छा 15 एंड 5 फोर जा 20। तो कितने लोग होंगे, कितने पैसे पड़े हर बंदे को? 400। आप लोगों का मेंटल मैथमेटिक्स इतना नलायक है ना, यकीन करो मेरा दिल करता है कि मैं ना कोई चीज मारो तुम लोगों के सर पे जाके। तो भाईजान, जब हमारे बंदे 5 बंदे हो गए तो अब हमें 500 रुपया पर पर्सन नहीं पड़ा, बल्कि कितना पड़ा? अब हमें 400 रुपया पर पर्सन पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे बंदे कितने हो गए? 5। यूं आपने देखा कि कॉस्ट जो थी टोटल सेम रही, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने से हमारी कम हो गई। अगर नंबर ऑफ पर्सन हमारे कम हो जाते तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ जानी थी। अब जरा वेरिएबल कॉस्ट की तरफ चलते हैं और हम खाने की एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम हाईटी पे चलते हैं और हाईटी के ऊपर एक बंदे का खर्चा जो था, उन्होंने कहा जी 500 रुपया एक बंदे का लेंगे। कितने का लेंगे? एक बंदे का 500 रुपया। अब हम 4 दोस्त थे, अगर हम 4 दोस्त थे तो 4 बंदों के उन्होंने हमसे कितने पैसे लेने थे? 2000। और हर बंदे के कितने पैसे लेने थे? 500 रुपया पर पर्सन। अब वही दोस्त दोबारा आ गया हाईटी के लिए, उसने कहा यार मुझे भी हाईटी करा दो। हमने कहा आ जा। अब अगर वो आ गया तो क्या हमारी इस दफा पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी? अब नहीं चेंज होगी, हमें 500 रुपया पर पर्सन देना पड़ेगा। लेकिन इस दफा हमारी टोटल अमाउंट 2000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2500 हो जाएगी। बेटा, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने से टोटल कॉस्ट तो चेंज हो लेकिन पर यूनिट कॉस्ट चेंज ना हो, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो फिर हमने क्या सीखा कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि टोटल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, जो मर्जी प्रोडक्शन लेवल हो, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसकी के पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से तब्दील हो जाती है। इसे हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। जनाब, क्लास में मुझे कोई बंदा इसके अलावा एग्जाम्पल दे जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है, ताकि मुझे समझ आ सके कि ये बात आपको समझ आ गई है। जनाब, एनीबॉडी जो मुझे फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल दे और जो मुझे दूसरा बंदा वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल दे और मुझे बताए और साबित करे कि उसका कॉस्ट बिहेवियर फिक्स का फिक्स था और वेरिएबल का वेरिएबल था। जी, एनीबॉडी? तो फिर मैं नाम खुद से ले लूंगा। सुहेल अशरफ, आप अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सुहेल, सुहेल बात समझ आई है? जी जी सर। मुझे फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल दो। इसको बंद फिक्स करो यार। कॉस्ट में सर बिल्डिंग 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 फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग नहीं बेटा, परमानेंट सैलरी स्टाफ। ओ हौसला कर, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट कर लेते हैं, बात इजी हो जाएगी। जी सर बिल्कुल। फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट, अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट हमारा 1 लाख रुपया है तो तुम चाहे प्रोडक्शन 10,000 यूनिट की करो या तुम चाहे प्रोडक्शन 20,000 15,000 यूनिट की यूनिट। करो, तुम्हारा जवाब सेम रहेगा। एम आई राइट? जी सर। अब हम जी इसी सर। बात को यहां पर भी साबित करते हैं, जो कि आपने हमें एग्जांपल दिया फैक्ट्री की बिल्डिंग की।
अब ये अगर तो हमने 1,00,000 यूनिट बनाना था और फैक्ट्री का जो रेंट था वो 1,00,000 था, तो भाई टोटल कॉस्ट कितनी रही? 1,00,000। तो 1,00,000 कॉस्ट थी और 1,00,000 यूनिट बनाना था, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हुई? 1 रुपया। 1 रुपया। अच्छा जी, 1 रुपया। अब हम आते हैं, हमने प्रोडक्शन लेवल कम कर दिया। हमने कहा हमने 1,00,000 नहीं बनाया, हमने 50,000 बनाया। अब मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट क्या होगी रेंट की? टोटल कॉस्ट चेंज होगी इसकी, बिल्डिंग के किराए की? टोटल कॉस्ट मैंने कोई चीज तुम्हारे सर पे मारनी है, तुम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो। सर जी जी, मैं सर पर यूनिट की कह रहा हूं। क्यों मैं टोटल कहता हूं? तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते पर यूनिट कैसे हो जाती है? टोटल कॉस्ट तब्दील होगी कि वही रहेगी? वो सेम रहेगी। टोटल कॉस्ट तो बिल्डिंग का किराया 1,00,000 रुपए का है, तुम 1,00,000 यूनिट बनाओ फिर भी 1,00,000 रुपया है, तुम 50,000 बनाओ फिर भी 1,00,000 रुपया है, तो फिर टोटल कॉस्ट सेम रही। जी सर। और अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 1,00,000 रुपया किराया और हमने बनाए 50,000 यूनिट, अब कितनी होगी? 2 रुपए हो जाएगी। 2 रुपए हो जाएगी। तो अगर हमारी प्रोडक्शन का लेवल कम हुआ तो अब हमारी टोटल कॉस्ट सेम रही, लेकिन हमारी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो गई। तो यूं हमें पता चल गया कि रेंट जो है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये एग्जांपल है किसकी? ये एग्जांपल है फिक्स कॉस्ट की, कि जब प्रोडक्शन लेवल बढ़े या प्रोडक्शन लेवल कम हो तो टोटल कॉस्ट नहीं तब्दील होती। हाँ, अगर प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है तो प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपया है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए है। 2 रुपए। शाबाश। अब जनाब मुझे कोई और वॉलंटियर चाहिए, अपने आप को म्यूट कर लें। मुझे कोई और बंदा चाहिए जो हमें यह बताए कि वेरिएबल कॉस्ट को हमें इस तरह एक्सप्लेन कर दे, हमें उसकी एक एग्जांपल बताए और वेरिएबल कॉस्ट बता दे। अब सुहेल अशरफ अपने आप को म्यूट कर लो। एनीबॉडी इन द क्लास? नहीं तो फिर मैं किसी का नाम मैं खुद से बता देता हूं। नोबॉडी। शाहजेब, शाहजेब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शाहजेब बंद कर दे। हाँ जी शाहजेब, वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल दो बेटा। अभी मैंने समझाया है, अभी उसने हमें रेंट बता दिया है, तो रेंट तो हमारे पास आ गया, फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल, तो वेरिएबल कॉस्ट की भी कोई एग्जांपल दो ना। बोलो चुने। भाईजान मैं बताऊं? जी सर। मटेरियल और लेबर, मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्टें होती हैं। अब बोलो, एग्जांपल ले लो। एक टेबल बनाने के लिए मुझे 5,000 रुपए की लकड़ चाहिए। यस सर। अब बोलो, आगे लेके चलो, बात को आगे लेके चलो। एनीबॉडी एल्स इन द क्लास? जी सर। मैं जी बताएं। सुहेब आप ही बता लो। सर अगर 1 यूनिट की कॉस्ट हमें 5,000 पड़ रही है जनाब, पर यूनिट सेम होगी, अगर हमें बनाने हैं तो हमारी टोटल एक मिनट जी, अगर हमें एक टेबल की कॉस्ट 5,000 पड़ रही है, ये 5,000 पर टेबल पड़ रही है, तो हमने 10 टेबल बनाने थे, तो फिर 10 टेबल की कितनी कॉस्ट होगी? 50,000। 50,000। अब मैं प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करने लगा हूं, मैं कहता हूं जनाब तुम 10 टेबल नहीं बनाओ, तुम 20 टेबल बनाओ। प्रोडक्शन लेवल चेंज करते हैं, तो अब बताओ अब क्या होगी पर यूनिट कॉस्ट और अब क्या होगी टोटल कॉस्ट? पर यूनिट सेम ही रहेगी और टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट चाहे 5 भी बनाओ या 20 भी बनाओ वो तो 5,000 ही रहेगी, लेकिन चूंकि अब हम 10 के बजाय 20 बना रहे हैं, तो अब हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 50,000 के बजाय क्या हो जाएगी? 1,00,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मटीरियल कॉस्ट, मटीरियल फॉर टेबल, जो मटीरियल कॉस्ट थी टेबल बनाने के लिए, ये हमारी किस चीज की एग्जांपल बन गई? कॉस्ट बिहेवियर में वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल बन गई। आप देख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जब मैं रेंट की बात कर रहा था तो वो, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, फिक्स कॉस्ट जब मैं रेंट की बात कर रहा था तो वो टोटल हमेशा सेम थी, चाहे आप 1,00,000 यूनिट बनाओ या चाहे आप 50,000 यूनिट बनाओ। जब मैं रेंट की बात कर रहा था तो चाहे मैं 1,00,000 बनाऊं यूनिट
या मैं 50,000 यूनिट बनाऊं, इन दोनों प्रोडक्शन लेवल के ऊपर मेरी रेंट की फैक्ट्री की कॉस्ट सेम थी, लेकिन 1 लाख के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपया थी, 50,000 की प्रोडक्शन के ऊपर मेरी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपया थी। और जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते वक्त जो मेरे पास मेरी मटेरियल की कॉस्ट है, मैंने उसकी एग्जांपल दी। मैंने कहा हम कितने टेबल बनाएं, हम 10 टेबल बनाएं, एक एग्जांपल, और फिर मैंने कहा 20 टेबल बनाएं। अगर हम 10 टेबल बनाते तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट 5,000 थी, लेकिन हमें 10 टेबलों के लिए 50,000 रुपए का खर्चा करना पड़ना था। और हमारी अगर हम 20 टेबल बनाते, अब हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो थी वो सेम रही, लेकिन टोटल कॉस्ट 50,000 से बढ़ के कितनी हो गई, वो हमारी बढ़कर 1 लाख हो गई। तो बेटा ये है कॉस्ट का बिहेवियर। किसी को अगर ये बात समझ ना आई हो तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, नहीं तो मैं बात को आगे लेके चलूंगा। हमें यहां पर उसने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट बिहेवियर, तो मैंने आपको ये कॉस्ट बिहेवियर करवाया और मैं बताया कि एक वेरिएबल होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, और मैंने कहा सेमी वेरिएबल होती है। मैंने कहा सेमी वेरिएबल दर हकीकत दो चीजों का कंपोनेंट है, इसके अंदर या कुछ फिक्स कॉस्ट होगी और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इसकी अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने आपको इस बात को बड़ी डिटेल से समझा दिया। इज इट क्लियर सर? किसी का क्वेश्चन नहीं है? यहां पर हमारे पास कुछ एक और भी एग्जांपल आती है जिसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये एक नई वर्डिंग है जिसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। बाकी तो बात जो थी मैंने आपको अंग्रेजी में समझा दी, उसने बल्कि वो टेबल नहीं बनाया, मैंने आपको टेबल बना के उस बात को इलस्ट्रेट कर दिया। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कहता है स्टेप फिक्स कॉस्ट वो होती है जो अप टिल सर्टेन एक्टिविटी लेवल सेम रहती है, और जब वो एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो चेंज हो जाती है, फिर दोबारा वेरिएबल हो जाती है, और फिर उस एक्टिविटी लेवल पे सेम रहती है, और जब उसके बाद अगला एक्टिविटी लेवल बन जाता है तो फिर वो चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। मैं आपके सामने स्टेप फिक्स कॉस्ट की एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। हम कहते हैं जनाब स्टेप फिक्स कॉस्ट, मेरे पास मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहता हूं। अज्यूम करते हैं एक क्लास के अंदर मैं कितने बच्चे पढ़ा चाहता हूं, 60 स्टूडेंट, और जो मेरे टीचर की कॉस्ट है मुझे एक 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 मतलब कोर्स को पढ़ाने की, अज्यूम करता हूं कि वो 1 लाख रुपया है, 60,000 रुपया, चलो ताकि इजी हो जाए। मेरे टीचर की जो कॉस्ट है वो उस क्लास को पढ़ाने की कितनी है, 60,000 रुपया है, और मैं एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट पढ़ा सकता हूं। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 15 बच्चे पढ़ाऊंगा तो फिर भी मेरी कॉस्ट 60,000 होगी, मैं 30 बच्चे पढ़ाऊंगा तो फिर भी मेरी कॉस्ट 60,000 होगी, मैं 45 बच्चे पढ़ाऊंगा तो फिर भी मेरी कॉस्ट 60,000 होगी, यहां तक कि मैं 60 बच्चे भी पढ़ाऊंगा तो फिर भी मेरी टोटल कॉस्ट 60,000 रुपया होगी। लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट हर जगह पे बदलती रहेगी। जब मैं 60 बच्चे पढ़ाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 तकसीम 60 होगी, अगर 45 बच्चे होंगे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 तकसीम 45 होगी, यानी कि मेरी फिक्स कॉस्ट सेम रही लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट तब्दील होती रही। अब होने लगा स्टेप अप। अगर मेरे पास बच्चे 60 से बढ़कर 75 हो जाएंगे, इधर मैं फंस गया, 60 बच्चों से ऊपर पढ़ा नहीं सकता। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, अब मुझे क्लास ए और क्लास बी बनानी पड़ेगी। क्लास ए में 60 बच्चे डालने पड़ेंगे और क्लास बी में मुझे 15 बच्चे डालने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 तक का स्टेप था, 60 तक का स्टेप, उस स्टेप तक तो मेरी कॉस्ट फिक्स रही, लेकिन जब मैं उससे ऊपर गया तो अब मेरी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो गई, क्योंकि अब मेरी दोनों क्लासों की टोटल कॉस्ट जो है वो 60 के बजाय अब 1,20,000 हो जाएगी। तो बाज दफा फिक्स कॉस्ट अपना बिहेवियर चेंज करती है और एक लेवल तक वो फिक्स रहती है, अगर हम उस लेवल से आगे चले जाएं तो वो स्टेप अप हो जाती है। ऐसे ही आपको मैं स्टेप अप कॉस्ट की एग्जांपल दे सकता हूं बिजली के टैरिफ के ऊपर। बिजली के टैरिफ को देखिएगा, वो कहता है 1 से लेकर 1,000 यूनिट का जो रेट है, अब तो खैर 1000 का नहीं है, 100 का है, कहता है जी पहले 100 यूनिट का जो रेट है, ठीक है, वो कहता है जनाब वो कितना है, वो कहता है जी से 15 रुपए है, और फिर कहता है अगर 100 से बढ़ गया तो 100 से लेकर 500 यूनिट का रेट जो है वो कहता है 19 रुपए है, और कहते हैं अगर 500 से बढ़ गया तो फिर 501 से लेकर अनलिमिटेड का रेट जो है वो 23 रुपए है। तो ये क्या है, ये स्टेप अप कॉस्ट है। यानी कि जब हम 1 से 100 तक की बात करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने पहले आपको फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल देकर समझाया, ये वेरिएबल कॉस्ट है।
आपका 1 यूनिट है तो 15 रुपए, लेकिन टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो वेरिएबल में भी स्टेप अप होती है और फिक्स में भी स्टेप अप होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने पहले 100 यूनिट के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट थी, इसलिए क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज हो रही थी, और टोटल कॉस्ट जो थी, पर यूनिट कॉस्ट हमारी सेम थी, लेकिन हमारी टोटल कॉस्ट चेंज होती जा रही थी। और फिर क्या हुआ, जब हम 100 के बाद अगले स्टेप पर आए, अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी चेंज आ गई। स्टेप अप में क्या हुआ, अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई पर यूनिट, पहले वो 15 रुपए थी, अब क्या हो गई, 19 हो गई। तो बेटा जब इस तरह का कॉस्ट बिहेवियर दे कि वो अपनी कॉस्ट को लेवल ऑफ प्रोडक्शन से यूं स्टेप अप करना शुरू कर दे, तो ये ग्राफ में स्टेप बनना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेप अप फिक्स कॉस्ट भी बन सकती है और स्टेप अप वेरिएबल कॉस्ट भी बन सकती है। बस सिर्फ ये टर्म समझानी थी आपके साथ कि स्टेप फिक्स कॉस्ट या स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या होकर चलेगी। इज इट ऑल क्लियर जी? यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, रेज योर हैंड ताकि मैं बात को क्लियर कर दूं। हमने कॉस्ट का बिहेवियर पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे क्लियर करें ताकि मैं बात को आगे लेके चलूं। अगर आपका क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज थम्स अप करें, सिर्फ एक थम्स अप। आई नीड मिनिमम मोर देन 15 थम्स अप ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ मेजोरिटी ऑफ क्लास को बात समझ आ गई है। 15 हो गए जी, 15 चलें जी, गुड हो गया। तो भाईजान इसका मतलब कि आपको आज हमारी जो बात की पहली डिस्कशन थी कि हमारे पास जो एफएच होता है वो एफएच किसे कहते हैं, और अगली बात जो उसका कॉस्ट का बिहेवियर था, जो कि सबसे अहम चैप्टर का ये पार्ट था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम कहते हैं जनाब हमारे पास जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, अब हमने ओवरहेड की बात तो कर दी, हमने ये कह दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास होता है, हमने यहां पर कह दिया कि जब हम बात कर रहे थे अपनी बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो हमने यहां पर ये बात समझाने की कोशिश करते हुए मैंने बताया आपको कि बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमारे पास क्या था, ये फैक्ट्री ओवरहेड था। लेकिन बेटा अब ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर मैं जेनेरिक बात करके चलूं और मैं कहूं कि इसमें टोटल ओवरहेड के ऊपर बताएं, तो बेटा टोटल ओवरहेड के अंदर अगर मैं बात करके चलूं तो हर ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता। हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम अपना फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एग्जांपल क्या है, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, ये सारे के सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, और ये सारे के सारे जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड ही हमारे से रिलेट करते हैं। यहां पर मैं एक लफ्ज आपके साथ शेयर करता जाऊं जो बड़ा अहम है, जो कि आपकी डिस्कशन में कहीं ना कहीं बोलूंगा। एक कॉस्ट उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक उसे कहते हैं पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो दर हकीकत जो है वही बेसिक एलिमेंट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। हम जब भी कोई इन्वेंट्री बनाते हैं तो इस इन्वेंट्री को बनाते वक्त जब भी ये अखराजात होंगे तो डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्टली एलोकेटेबल होता है, डायरेक्ट लेबर भी डायरेक्टली होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे हमारी उस चीज की कॉस्ट बन जाती है, उस प्रोडक्शन आइटम की कॉस्ट बन जाती है, और हम इसे कहते हैं कि अब वो ये जो कॉस्टें हैं ये प्रोडक्ट का पार्ट बन गई। अब इसको हमने एक्सपेंस नहीं करना। ये कब एक्सपेंस होना है? जब प्रोडक्ट बिकनी है। इस कॉस्ट को हमने प्रोडक्ट का पार्ट बना दिया, इस कॉस्ट को मैंने इन्वेंट्री का पार्ट बना दिया, और ये कब हमारी कॉस्ट जो है ये निल होगी, कब हमारी ये कॉस्ट एक्सपेंस होगी? जिस वक्त हम ये कहेंगे कि मैं अपनी ये जो इन्वेंट्री है इसको बेच रहा हूं। जब मैं ये अपनी इन्वेंट्री बेचूंगा तो ये कॉस्ट एक्सपेंस होगी। अगर मैंने 2 साल अपनी ये इन्वेंट्री नहीं बेची तो 2 साल मेरी ये कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होगी, बल्कि पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनी रहेगी। तो याद रखिएगा जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो मटेरियल, लेबर, एफएच होती है, और इसका खासा क्या होता है? इसका खासा ये होता है कि ये इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाती है, ये इन्वेंट्री बन जाती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में मर्ज हो जाती है। जबकि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती उसको हम कहते हैं कि वो पीरियड कॉस्ट है, और ये जिस भी पीरियड में इनकर होती है एक्सपेंस कर देते हैं। एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, जिस पीरियड में ये कॉस्ट इनकर होती है हम उस पीरियड में इस कॉस्ट को एक्सपेंस कर देते हैं। सर इसकी एग्जांपल क्या देंगे? तो बेटा ये एग्जांपल हमारे सामने जो मैंने अभी आपके साथ बात कही कि हमारे पास 2 किस्म के ओवरहेड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो मुझे ये कहने दें कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, और ये हमारी
प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, ये हमारे जो ओवरहेड्स हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, बल्कि इनको हम एक्सपेंस कर देते हैं, और ये हमारी पीरियड कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट होती है, जिस पीरियड में ये कॉस्ट लगेगी उसी पीरियड में एक्सपेंस हो जाएगी, और पीरियड कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा सिर्फ 3 कॉस्टें बनती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। और जो भी हमारी पीरियड कॉस्ट होती है, ये जब भी हम एक्सपेंस करेंगे, जब भी हम इनको एक्सपेंस आउट करेंगे, ये उसी पीरियड के अंदर पीरियड कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। नाउ इसी बात को यहां पर किताब कैसे बताती है, वो कहता है हमारे कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं और कहता है कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। तो ठीक है, मैंने अंग्रेजी बता दी। कहता है उसकी एग्जांपल्स क्या है, कहता है एडमिन के खर्चे उसकी एग्जांपल हैं, मार्केटिंग के खर्चे नॉन प्रोडक्शन की एग्जांपल हैं, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये तमाम अखराजात वो हैं, चाहे ये फिक्स हो चाहे ये वेरिएबल हो, इनका मकसद जो है प्रोडक्शन को सपोर्ट फंक्शन देना होता है। और इनको हम करते क्या है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देते हैं। जिस पीरियड में भी ये खर्चा होता है, उस पीरियड में हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इनको चार्ज कर देंगे, और इनको हमें पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, एक हमारे पास वेरिएबल आ जाता है और एक फिक्स आ जाता है, और इसी तरीके से इनडायरेक्ट में भी, प्रोडक्शन में भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक फिक्स आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट लेबर होती है और डायरेक्ट मटेरियल होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये हमारे पास हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। फर्दर हम यूं भी कह सकते हैं। और फिर कहता है जो ओवरहेड्स हैं इनकी 2 किस्में हैं, ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी होते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी होते हैं। जाहिर सी बात है इनमें फिक्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं ये दर हकीकत क्या होते हैं, एफओएच होते हैं। और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये दर हकीकत क्या होते हैं, ये एडमिन के खर्चे होते हैं, ये हमारे पास सेलिंग के खर्चे होते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं ये फिक्स और वेरिएबल भी हों, लेकिन हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम के तमाम ये एफओएच जो जितने ये हमारे पास एफओएच के खर्चे हैं, ये तमाम के तमाम चीजें क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। जबकि हमारे पास जितने के जितने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमारी पीरियड कॉस्ट है। इनको हमने पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनाना, बल्कि जब ये अखराजात होंगे हमने इनको एक्सपेंस आउट कर देना। जनाब हमारे पास उसने यहां पर कुछ हमें ओवरहेड्स की बात कही, हमारी मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो ये एफओएच का खर्चा है। जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहेगा इसका मतलब कि ये एफओएच है। ऐसे ही फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात है, तो हमारा एफओएच में जाएगा। सैलरी फॉर फाइनेंस डायरेक्टर, ये प्रोडक्शन का बंदा नहीं है, तो ये हमारे पास हमारा एडमिन में जाएगा, ये हमारी पीरियड कॉस्ट है। अकाउंट्स के कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा प्रोडक्शन का बंदा नहीं है, एडमिन का ओवरहेड है, ये भी हमारी पीरियड कॉस्ट है। ऐसे ही हमारे व्हीकल्स जो कि डिलीवरीज देते हैं वो भी हमारा प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऐसे ही अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ये भी हमारे पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है, माल बेचने के लिए है, ये भी हमारा सेलिंग का ओवरहेड है, और इनको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। यानी कि जिसको मैंने क्रॉस किया, यानी कि ये चारों एग्जाम्पलें जो थी ये किसकी थी, ये चारों एग्जाम्पलें पीरियड कॉस्ट की थी। और जो ये ऊपर वाली 2 एग्जाम्पलें हैं, ये दोनों एग्जाम्पलें किसकी थी, ये दोनों एग्जाम्पलें प्रोडक्ट कॉस्ट की थी। जनाब anybody has any problem up till here, please? Anybody has any problem? मुबश्शर जावेद, बेटा आपने रेज है, सवाल है आपका कोई कि सिर्फ थम्स अप किया? भाईजान मुझे जवाब दे। मुबश्शर जावेद साहब, आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सर नहीं सर, थम्स अप किया था, वो गलती से रेज हैंड हो गया। ठीक है, तो फिर अपने आप को म्यूट कर लो। उसके बाद जनाब ये पहली हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है कि हम अपने ओवरहेड्स की, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनकी हम कॉस्टिंग कैसे करके चलते हैं, हम किस तरीके से इनको लेके चलते हैं। बेटा इसकी कॉस्टिंग के मैकेनिज्म के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास चूंकि जब मटेरियल की बात की जाती है तो हम मटेरियल के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि तुमने एक टेबल बनाना है, कितने का मटेरियल लगेगा। जब हम बात करते थे हम लेबर की, तो तुम इसको बनाने के लिए मुझसे क्या लेबर लोगे,
वो भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम बनता था। ऐसे ही मटेरियल और लेबर के ऊपर तो हमें प्रॉब्लम कोई नहीं, हम वक्त से पहले भी, जिस तरह मैंने कहा एक टेबल पे 5,000 रुपए की हमारे पास मटेरियल लगता है, तो हमने कहा 10 के ऊपर 50 लगेगा, 20 के ऊपर लाख लगेगा, तो हम बड़े आराम से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। हम लेबर की बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर की। अगर कारपेंटर एक टेबल बनाने के लिए 2,000 रुपए लेता है, तो 10 टेबल बनाने के लिए 20,000 रुपए लेगा, और 20 टेबल बनाने के लिए 40,000 रुपए लेगा। इसको भी हम बड़े तरीके से अपने पास लेके चल सकते हैं। लेकिन फड्डा किसका पड़ता है? एफओएच का। और एफओएच हमें उस वक्त तक पता नहीं चल सकते जब हमारा कुछ एफओएच तो ऐसे हैं जो हमें पता चल जाते हैं, हम उनको कंप्यूट कर सकते हैं। कितना हमारे पास इस फैक्ट्री का रेंट होगा, कितने लोग हैं जो कि हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी हमें पता चल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो डिपेंड करता है कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं। बिजली का बिल उस पर डिपेंड करता है, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा उस पर डिपेंड करता है, कितनी प्रोडक्शन की, और उसके मुताबिक इनडायरेक्ट लेबर को एलोकेट करना। तो फिर हम इसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं काम से पहले ही अपना एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ ओवरहेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ ओवरहेड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलता है? ये सारी कहानी पहले बताई हुई है, रिपीट कर रहा हूं। ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का तरीकाकार ये होता है कि हम पिछले जो अपने मंथ्स होते हैं उनको सामने रखते हुए अपनी एक एस्टिमेटेड फिगर, उनकी एवरेज लेते हैं, और फिर किसी भी एक्टिविटी लेवल से हम या उसको मशीन आवर से डिवाइड कर देते हैं, या हम उसको लेबर की कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, या हम उसको मटेरियल की कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको कहा था अगर चक्की का कारोबार कर रहे हो तो मटेरियल के साथ कर लो, अगर कोई लेबर से इंटेंसिव जॉब कर रहे हो तो लेबर आवर के साथ कर लो, अगर कहीं पर तुम्हारे पास कोई भी सूटेबल बेस, कोई बेस हदीस नहीं है, कोई भी सूटेबल बेस जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस बेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पास अपना एक परसेंटेज ले सकते हो। ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे? अप्लाइड एफओएच निकालोगे। यानी कि ये एफओएच एक आपको एक बेहतरीन एस्टिमेट देगा, और फिर जब आपका महीना खत्म होगा तो आप देख लोगे क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस से हमारे पास क्या निकलेगा? ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब। ये सारी स्टोरी थी जो हम पहले बात करके आ चुके थे। इसी को उसने यहां पर अंग्रेजी में लिखा है। चूंकि मैं ये बात पहले कर चुका हूं आपसे, इसलिए मैं यहां पर आपके साथ डायरेक्ट वर्किंग पे जाऊंगा कि हम अपना एक्चुअल एफएच क्यों नहीं यूज करते। मैंने आपको बता दिया। तो फिर हम कौन सा एफएच यूज करते हैं? हम अपना प्री डिटरमिन्ड एफएच यूज करते हैं। तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यह है, एस्टिमेटेड एफएच लिया जाएगा और किसी भी सूटेबल बेस से उसको डिवाइड करके हम अपना फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। अब यहां पर उसने कहा कि तुम कोई भी बेस यूज कर सकते हो, किसी किस्म की भी बेस इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो बेसिस हैं ये आपके सिलेबस में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर बताएगा। वो बेसिस क्या है? फिजिकल आउटपुट को इस्तेमाल कर सकते हो डिनोमिनेटर में, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर के आवर्स को, और मशीन आवर्स को। मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई हदीस नहीं है कि इन 5 बेसिस के अलावा तुम कोई और बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम किसी भी और बेस को जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो इस्तेमाल कर सकते हो। तुम किसी मिसाल के तौर के ऊपर, हम ऐसे भी जगहों पर हमने वर्किंग की है जहां पर हमने जितने मेरे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने यूज किया हुआ है अपनी कॉस्ट को, अपने ओवरहेड्स को निकालने के लिए। मेरी गाड़ी चलती है तो मेरी अगर गाड़ी के मैंने अपने ओवरहेड निकालने हैं कि मेरी गाड़ी पर ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए हम गाड़ी की माइलेज को भी लेके जा सकते हैं कि जितने मील गाड़ी चली हम माइलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम माइलेज के अलावा गाड़ी के ओवरहेड निकालने के लिए कितने रुपयों का पेट्रोल डाला उसके अंदर, उसकी भी हम फिगर निकाल सकते हैं कि अगर हम जितने रुपयों का पेट्रोल, मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा अगर 100 रुपए का पेट्रोल डालते हो तो 50 रुपए एक तरफ कर दो, गाड़ी का ओवरहेड निकलना ही निकलना है। वो आज निकल जाए, आज से 6 महीने के बाद निकल जाए, आपका 50 रुपए का 100 रुपए के पेट्रोल पे 50 रुपए का ओवरहेड जो है वो आपकी गाड़ी ने खर्च करना ही करना है। और बिल्कुल ये बातें ठीक है। मकसद सिर्फ समझाने का ये है कि ये कोई 5 बेसिस हदीस नहीं है, लेकिन आप लोगों को डेवलप करने के लिए किताब ये 5 बेसिस आपको बता रही है कि इन 5 बेसिस के साथ आप अपने आप को कैसे लेके चल सकते हो। अब जनाब ये 5 बेसिस जो हैं, और इन बेसिस के मुताबिक उसने हमें यहाँ फिगरें निकाली हैं कि हमारे पास ये बेसिस अवेलेबल हैं। आप इन 5 बेसिस का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या निकाल के दें? हमें रेट निकाल के दें। जनाब ये जो क्वेश्चन है फिजिकल
ओवरहेड के मुताबिक रेट निकाल के दें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के मुताबिक रेट निकाल के दें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स के निकालें, मशीन आवर के निकालें, और फिर उसने पूरी वर्किंग की हुई है जिसके मुताबिक उसने हमें ये रेट निकाल के दिए हैं। जनाब ये क्वेश्चन जो है मैं यहां तक बात को रोक रहा हूं, मैं बात को फर्दर आगे लेके नहीं जा रहा। और ये एग्जाम्पल नंबर 1, चूंकि मैं आपके साथ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट निकलवा चुका हूं पिछले चैप्टर में, तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दे जा रहा हूं कि आप ये वर्किंग करके ओवरहेड का रेट निकाल के देखें। फार्मूला बड़ा सा आसान सा है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करना है। अगर फिजिकल के साथ कहते हो तो फिजिकल आउटपुट से डिवाइड कर दो, रेट निकल आएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल के उससे डिवाइड कर दो। लेबर की बात करते हैं तो लेबर कॉस्ट से निकाल लो। अगर आवर्स की बात करते हैं तो लेबर आवर से डिवाइड कर लो। ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स हैं। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। ये आप लोग इनके मुताबिक एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक आपकी ये एग्जाम्पल और बाकी उसने वर्किंग्स दी हुई हैं, और फिर मैं यहां से आपके साथ बात करके चलूंगा कि हम किस तरीके से लेके चलते हैं। और अगर इस एग्जाम्पल में किसी से कोई रेट ना निकला, किसी का कोई मसला हुआ, तो आई विल लिसन फ्रॉम यू। जनाब एनी क्वेश्चन जी? यहां तक कोई बात का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन गिव यू द आंसर ओवर दैट। क्योंकि ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा फास्ट हो जाऊं, इसलिए बहुत सारी चीजें हमने आज काफी चीजों को कवर कर लिया, क्योंकि ये तकरीबन सब बातें मैं आपके साथ पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हुआ हूं, इसीलिए हम काफी चीजों को फास्ट ट्रैक पे आगे निकल गए। लेकिन ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड का रेट निकालना ही मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चंस के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। जिस तरह मैंने आपके साथ यहाँ पर पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड कर दी, आप यकीन करें आगे जाएंगे तो यही पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट भी आपसे पूछ लेगा। मैंने अभी आपके साथ ये कॉस्ट का बिहेवियर का पूरा चार्ट बना दिया, किसी चैप्टर में जाके आधा चैप्टर सिर्फ यही ग्राफ बनाता रहेगा। सिर्फ मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं ये कहता हूं कि हमने बच्चे को किसी भी स्टेज पे टीका नहीं लगाना। अगर कोई लफ्ज लिखा हुआ आ गया, जिस तरह मैंने आपके साथ नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट मैंने डिस्कस कर ली हुई है, आगे एक आधा चैप्टर इसी बात के ऊपर है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है। तो हम जहां पर वो वर्ड यूज करेगा क्योंकि हमने पढ़ना है, तो हम उसको पेंडिंग नहीं करेंगे, हम उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए वहीं पर वो अपना कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कॉस्ट एक के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ओवरलैप करके चलती है, इसीलिए मैं जहां पर भी कोई लफ्ज क्वेश्चन में आता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहीं पर उस चैप्टर के अंदर, बजाय ये कहूं कि हम इसको बाद में देखेंगे, मैं वहीं पर आपके साथ वो एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर लूं। और चूंकि ओवरहेड से रिलेटेड ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड, अंडर अब्सॉर्ब, ओवर अब्सॉर्ब, ये सब बातें हम पीछे डिस्कस करके आए थे, तो इसलिए आज हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया। जनाब एनी क्वेश्चन जी? रेज योर हैंड। अदरवाइज आपको पता है टीचर को खुश करने का तरीकाकार थम्स अप है, और ये थम्स अप से मतलब कि मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका हूं। सिर्फ 7 बच्चों ने थम्स अप किया है, कोई हालात नहीं तुम लोगों के, गला खुश्क हो गया है, एक बंदे ने दिल भी मेरी तरफ फेंका है, 11 बंदों के थम्स अप हुए हैं, और 21 की क्लास में से अगर 11 लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, कोई हालात नहीं आप लोगों के। अल्लाह मियाँ आप लोगों के साथ सलूक करे जो कि जिसके आप जायज हैं। अच्छा जनाब, थैंक यू जी। विदेश के किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछना। आज हमारा रमजान से पहले का हमारा लास्ट लेक्चर है, और इंशाल्लाह ताला कल से रमजान मुबारक शुरू होगा। देखिएगा अपने साथ अपनी इबादतों को पढ़ाई के साथ जरूर लेके चलिएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पढ़ना और साथ साथ रमजान के रोजे रखना। किस्मत वालों को ये बेटा ये रोजे नसीब होते हैं, और रोजों को कभी मत छोड़िए। इंसान का मकसद जो है रोजे में सिर्फ भूख और प्यास नहीं है, बल्कि ये तज़किया नफ्स है। अपने नफ्स को साफ रखें। रोजा जबान का, आंख का, और आपके हाथ का, आपके दिमाग का, आपकी सोच का, हर चीज का रोजा होकर चलता है। एक दूसरे के लिए मुस्बत ख्यालात रखिए, एक दूसरे की मदद करके चलें और दुआएं मांगें। और जितनी दुआ आप करेंगे, आप यकीन कर लें कि वो कभी भी वो दुआ को हम ये नहीं कहेंगे कि वो दुआ ज्यादा हो गई। रब जो है वो सुनने वाला है। जिन जिन की शादियां नहीं हो रही वो अपनी शादियों के लिए दुआएं मांगे। जिन जिन को मतलब अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, वो उस चीज को अल्लाह ताला को सामने ये बात रखें कि अगर उनके लिए वो चीज बेहतर है, मुनासिब है, तो अल्लाह ताला उनके लिए वो चीज हासिल करना मुमकिन बना दे। एट द सेम टाइम अपने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए, और खुसूसी तौर पर अपने टीचर्स के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम दुआओं के मुंजर रहते हैं। ये सब कुछ इंसान की काविश से नहीं मिलता जहाँ पे हम बैठे हैं। ये बेटा आप लोगों की, हमारे दोस्तों की, हमारे बहन भाइयों की, फैमिली
की स्टूडेंट्स की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला इतनी कामयाबियां अता करता है। और ये सब कुछ आपस में एक दूसरे के लिए जब दुआ इंसान करता है तो इस दुआ की तासीर ये है कि अगले का भला भी होता है और अल्लाह ताला आपको भी उसका सवाब देके चलता है। खुसूसी तौर के ऊपर अहमद साहब कोरोना के साथ अभी तक क्लियर नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत हद तक जो है वो सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुआ करें कि वो दोबारा से हमारे साथ ज्वाइन करें और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। इस तरीके से आपके साथ आपके फैमिली में, आपके दोस्तों अहबाब में अगर कोई शख्स की बीमारी में है उसके लिए दुआ करें। रोजा रखकर बहुत पढ़ा जाता है, बहुत टाइम होता है, आप अपनी नींद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और रोजे का मकसद हरगिज ये नहीं है कि शाम को टका के अफ्तारी करें। रोजे का मकसद ये है कि अपने मामूल के मुताबिक अपना खाना लेके चलें, अपनी सेहत का ख्याल रख के चलें। नहीं तो बहुत सारे लोग रोजों में अफ्तारियों की वजह से अपने आप को बीमार कर लेते हैं। और अपने आप को एसओपीज के मुताबिक बाहर निकालें क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ क्लास मिस नहीं होगी, सेहत नहीं जाया होगी, बल्कि एक बहुत कीमती रोजा जो है ना बेटा वो भी जाया हो सकता है। इसके साथ शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और याद रखिएगा दुआओं में। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जिंदगी रही तो कल आपके साथ इस क्वेश्चन को अगर किसी का मसला डिस्कस करूंगा और बात को आगे लेके चलूंगा। अल्लाह हाफिज।